और अगर आपको तिमोर लेस्ते आना ना, पहले वर्ल्ड से सिर्फ 2 ही जगह से इसकी फ्लाइट चलती थी। एक थी भाई बाली इंडोनेशिया से, जहाँ से हम आए हैं, और दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है डार्विन करके, वहां से। भाई देखना क्या मस्त नज़ारे हैं यार यहाँ पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो द ग्रेट ओशियन रोड है और ओमान की ओशियन रोड है, सेम टू सेम फील आ रही है। तो एशिया का सबसे नया देश है ये, सबसे यंग देश है, क्योंकि 2002 के बाद पूरे एशिया में कोई नया देश नहीं बना। यार शार्क ही है, पक्का शार्क है। ओ भाई साहब, मैंने आज तक देखी नहीं सामने से शार्क कभी। कैपिटल सिटी इस देश की दिल्ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, DILI वाली ये दिल्ली है। $2 का भाई 1.65 लीटर आया है, $1.21 का है पर लीटर। इन देश के लोगों को यूरोप के लिए वीजा ही नहीं लेना पड़ता, ये आराम से वीजा फ्री यूरोप जा सकते हैं। या कुछ होता है, कुछ होता है। ये वाला गाना बहुत गाते हैं यहाँ पे, कुछ होता है। तो इंडिया को भी जानते हैं, बॉलीवुड को भी जानते हैं लोग। ये भाई अपना दिल्ली शहर में तिमोर लेस्ते होटल है, गाड़ी की पार्किंग, और वो सामने 2 व्हीलर की पार्किंग है, जिसमें से एक 2 व्हीलर वाइट वाला ये हमारा है। हमारा मतलब भाई हमने रेंट पे लिया है यहाँ पे। पूरी डिटेल बताऊंगा 2 व्हीलर के बारे में। अभी फिलहाल के लिए भाई थोड़ा सा प्लेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल तिमोर लेस्ते कंट्री की कैपिटल सिटी दिल्ली में। जी हाँ भाई, यहाँ की कैपिटल सिटी को भी दिल्ली बोलते हैं, जैसे अपनी इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है। हालांकि स्पेलिंग में डिफरेंस है। यहाँ की जो दिल्ली है इसकी स्पेलिंग है DILI। बाकी आप देख रहे हो भाई साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं 9 देश साउथ ईस्ट एशिया में घूमने निकला हुआ हूँ। 8वां देश है अपना तिमोर लेस्ते और लास्ट देश इंडोनेशिया। कल हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम भाई एक्सप्लोर करने वाले हैं इस दिल्ली शहर को, और थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं तिमोर लेस्ते देश के बारे में। क्योंकि भाई कई सारे लोगों ने, मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने तिमोर लेस्ते का नाम नहीं सुना होगा। एक तो भाई ये कंट्री जो है ना, वो अभी कुछ साल पहले ही बनी है। मतलब 2002 में ही ये कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है इंडोनेशिया से, और उसके बाद से तिमोर लेस्ते एक अलग देश बना है। तो आप देख लो ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं इस कंट्री को बने हुए, और एशिया की ये यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है, या न्यूएस्ट कंट्री बोला जाता है इसे। हालांकि वर्ल्ड की न्यूएस्ट कंट्री नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी कई देशों को आज़ादी मिली है। साउथ सूडान है और कोसोवो वगैरह है। कुछ लोग मानते हैं उसे, कुछ नहीं मानते हैं। खैर उनके बारे में बात नहीं करेंगे आज, मेन बात करेंगे तिमोर लेस्ते के बारे में। और ये जो पूरा देश है, छोटा सा देश है, छोटा सा ही इनका ये शहर है दिल्ली, तो ज़्यादा घूमने फिरने की जगह है नहीं। तो मैंने कहा टैक्सी यहाँ पे ना, ऑनलाइन ऐप कोई भी चलती नहीं है, आपको रोड पे ही येलो टैक्सी हाथ दे के रोकनी पड़ती है, और वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है ऑफिशियल, वो अमेरिकन डॉलर है, US डॉलर। तो इस वजह से सब कुछ यहाँ पे बहुत महंगा है भाई, सब कुछ। जैसे ये जो हमारा होटल है, इसका नाम है प्लाजा होटल। एक रात के लिए इंडिया के भाई अराउंड 6500 रुपये का रूम पड़ा है यहाँ पे, मतलब $80 के आसपास अमेरिकन डॉलर। बहुत एक्सपेंसिव है। एयरपोर्ट से होटल तक कुछ 7 किलोमीटर था, और टैक्सी वाले ने $15 ले लिए, यानी इंडिया के 1300-1400 रुपये। तो देखा जाए टैक्सी महंगी है, तो हमने सोचा यार सब टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर है, तो सबसे बेस्ट एक स्कूटर रेंट पे ले लेते हैं, और स्कूटर से अपना दोनों लोग आराम से घूम लेंगे और पूरा देश एक्सप्लोर, पूरा शहर एक्सप्लोर कर लेंगे। प्लस खाने वाने जाना होता है तो उसके लिए भी बार बार टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये सारी प्लेसेस घूमने में टैक्सी बुक करते हैं ना, हमारे कम से कम भाई $100 से ज़्यादा लग जाते हैं, यानी 8-9 हज़ार रुपये। लेकिन हमने यहाँ पे ये 2 व्हीलर रेंट कर लिया है, होंडा कंपनी का है, ऊपी नाम से कुछ। और इस तरह से देखो नंबर प्लेट है यहाँ की भाई, तिमोर लेस्ते TL लिखा हुआ है, और ऊपर V और 4 डिजिट का नंबर। तो नया से स्कूटर है ये। होटल वालों से ही हमने कह दिया था अपने, तो रिसेप्शन वालों ने फ़ोन कर दिया स्कूटर रेंटल कंपनी को। ये है इनका नंबर और नाम, आप देख सकते हो, वेंचुरा रेंटल। तो ये अपने को स्कूटर पड़ा भाई $20 पर डे। जी हाँ भाई, ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का पर डे। मतलब 1800 में तो भाई कई देशों में गाड़ी मिल जाती है रेंट पे, यहाँ पे स्कूटर रेंट पे मिला है। जस्ट इमेजिन गाड़ी कितनी महंगी रेंट पे मिलेगी, है ना। बट क्या करें भाई, टैक्सी में $100 फूकने से अच्छा मैंने कहा $20 चलो इसी में फूक देते हैं। फूकना तो क्या कर, काम ही आएगा। और 500-600 रुपये का पेट्रोल डलेगा इंडियन करेंसी में, तो अपना 2500 में पूरा सिटी का टूर आराम से कर पाएंगे। अब इसमें हेलमेट देखना पड़ेगा भाई, हेलमेट नहीं मिला शायद, या हो सकता है ये 2 हो। अभी कंफर्म करता हूँ उनसे, रिसेप्शन वालों से। तो चलते हैं भाई इसको लेके जरा और एक्सप्लोर करते हैं इस दिल्ली शहर को। सबसे पहले एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से सोविनियर यानी फ्रिज मैग्नेट लेंगे, क्योंकि जिस भी नए देश में जाता हूँ फ्रिज मैग्नेट बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के पास में एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियन रेस्टोरेंट है, जहाँ से कल रात को भी हमने खाना मंगवाया था, टेस्ट सही था। तो वहीं से कुछ डोसा वोसा खा के आज के दिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ा लेट ही निकल रहे, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं घूमने की, तो मैंने कहा आराम से रेस्ट करते हैं भाई। धूप और गर्मी इतनी गंदी है इस देश में, तो फालतू में
मतलब जल्दी निकल के भटकने से फायदा नहीं ना कोई भी। ये देखो भाई चाबी इस तरह की है, कीलेस एंट्री टाइप की, मतलब कोई भी की लगानी नहीं पड़ती, बस बटन दबाओ अनलॉक हो जाएगी और स्टार्ट कर लो। वैसे देश काफी एक्सपेंसिव है, बट भाई वैसे आर्थिक स्थिति देखे तो काफी गरीब देशों की लिस्ट में आता है ये। अब हालांकि इस देश में अब तेल की डिस्कवरी हो चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया की मदद से ये तेल एक्सट्रैक्ट कर रही है भाई, काफी अच्छे खासे लेवल पे तेल मिला इस कंट्री में। तो अब धीरे धीरे कंडीशन अच्छी होती जाएगी, प्लस टूरिज्म भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब काफ़ी लोगों को पता चल रहा है इस देश के बारे में और लोग आ रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, सबसे पहले तिमोर लेस्ते को, तो ये जो आइलैंड है इसका नाम है तिमोर आइलैंड। और ये तिमोर आइलैंड में खाली तिमोर लेस्ते नहीं है, लेफ्ट साइड जो आप देखोगे वो पूरा अभी इंडोनेशिया का पार्ट है, और राइट साइड में अपर साइड में देखोगे तो ये तिमोर लेस्ते का अलग कंट्री है पूरी। तो ये आइलैंड आप देखोगे ना भाई, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास में है नीचे। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कुछ 500-550 किलोमीटर दूरी पे है केवल। और अगर आपको तिमोर लेस्ते आना ना, पहले वर्ल्ड से सिर्फ 2 ही जगह से इसकी फ्लाइट चलती थी। एक थी भाई बाली इंडोनेशिया से, जहाँ से हम आए हैं, और दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है डार्विन करके, वहाँ से। लेकिन अब 4-5 जगह से चल गई है, मलेशिया से भी चलने लग गई है, कोलालमपुर से, चाइना के भी एक कई शहर से चलने लग गई है यहाँ के लिए फ़्लाइट, और सिंगापुर से भी चलने लग गई है। तो अब 5 देशों से कनेक्टिविटी हो गई है। इनकी जो देश की एयरलाइन है उसका नाम है एरो दिल्ली, उसी से हम आए थे कल, और उनके भी है मेरे ख्याल 2-4-5 प्लेन। तो मतलब ज़्यादा कनेक्टिविटी डार्विन और बाली इंडोनेशिया से है, बाकी देशों से हफ्ते में 1 या 2 दिन ही फ्लाइट चलती है इनकी। बाकी यहाँ गाड़ी ना भाई चाइनीज़ ब्रांड्स बहुत है, देखो ये हवाल करके जो ब्रांड है, चाइना का ब्रांड है। कितनी गाड़ी है इनकी यहाँ पे ना इस तरह से, और टोयोटा भी है भाई यहाँ पर, ये हवाल है, ये GWM, ये भी शायद से चाइना का ही ब्रांड है। तो चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस देश में भी। हालांकि टूरिस्ट वगैरह, कल हम जब आए ना तो चाइनीज़ टूरिस्ट थे, अब वो बिजनेसमैन थे टूरिस्ट थे मुझे नहीं पता भाई, बट वैसे काफ़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी बिजनेसेस चाइनीज़ लोगों के है यहाँ पर। तो अभी कुछ सामान रह गया रूम पे, वो लेके फिर निकलते आगे। बाकी ये रूम था, मैंने कल आपको रूम टूर दिया था, कल वाली वीडियो में देख लेना अच्छे से। सही साइज़ का रूम है। देश में तो भाई काफ़ी गर्मी है, लेकिन इनके AC बहुत बढ़िया है, मस्त चिल्ड कर देते हैं, तो आराम से नींद आ गई थी रात को। अब आज पूरे दिन बाहर भटकना है, थोड़ा हालत ख़राब होएगी गर्मी में। चलो जी चला जाए, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। जगह का नाम है क्रिस्टो रे ऑफ दिल्ली, तिमोर लेस्ते। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, 17 मिनट लगेंगे। भाई देखना क्या मस्त नज़ारे हैं यार यहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो द ग्रेट ओशियन रोड है और ओमान की ओशियन रोड है, सेम टू सेम फील आ रही है। बीच में रोड है, लेफ्ट में पूरा पानी पानी, और राइट साइड में पहाड़ियाँ। ओ गजब भाई। और पानी भी देखो कितना साफ सुथरा है ना। तो रोड तो भाई बड़ी मस्त है यहाँ तक जाने के लिए, और हम पहुँचने ही वाले हैं, 1.5-2 किलोमीटर रह गया सिर्फ। और ये 12 नंबर वाली वैन है, यहाँ पर आती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको आना है तो 12 नंबर वाली ऐसी मिनी वैन ले लेना, ये आपको यहाँ तक ले आएगी। वो देखो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है ना, बस उसी पहाड़ी के बैक साइड में है जहाँ पे हमें जाना। मतलब ये जो भाई घर बने हुए हैं राइट साइड में, और इनके जस्ट सामने ये प्यारा व्यू है, क्या मस्त लाइफ होएगी ना भाई। ये तो मेरे को लग रहा है कोई रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है। क्या लिखा है, JJ वर्ल्ड, ये देखो तो इस तरह से कुछ तो रिजॉर्ट है। तो भाई नज़ारे एक नंबर है यार सामने। तो धूप इतनी तेज़ है, सोचो सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या माहौल बनता होगा यहाँ पे, मज़े ही आ जाते होंगे। ओए होए होए, गजब भाई गजब, क्रेजी। पानी भी भाई मस्त लिशकारे मार रहा है, मतलब इतना छोटा और गरीब देश होने के बावजूद भी भाई साफ़ सफाई का ना पूरा ध्यान रखा हुआ है। देखो कहीं पे भी कोई भी कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बोतल, रैपर कहीं नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा है भाई। ओए होए। और पीछे देखो वो पहाड़ियाँ, पूरी सिटी जहाँ से अभी आ रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ना अभी वीडियो में, तो वहीं कहीं पे अपना होटल है। तो वो पूरा मतलब समझ लो ऐसे पार करते हुए इस जगह आ गए हैं। यहाँ पे बीच में ब्रिज बना होता तो जल्दी आ जाते, बट वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये क्या भाई, लहरें है क्या है, देखना ये क्या चीज़ थी, अंदर चली गई। शार्क वार्क है क्या भाई? अरे हाँ यार कुछ तो है, ये देखो मेरे को तो शार्क की लग रही है भाई, फिन सा निकला हुआ था बाहर। ये क्या है भाई, ये देखो ये दिख रही है ना, ये नहीं यार शार्क ही है, पक्का शार्क है। ओ भाई साहब, मैंने आज तक देखी नहीं सामने से शार्क कभी, क्रेजी सीन हो जाएंगे अगर शार्क हुई तो। इसमें तो फिर तैरना भी सेफ नहीं है भैया। ये देखो कुछ तो है पक्का, ऐसे ही तो लहरें तो नहीं लग रही, पता नहीं, बाकी हो सकता है लहरें भी हो। चलो जाना तो वैसे पहले मार्केट था और इंडियन रेस्टोरेंट था, बट मैंने सोचा जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की
सबसे पहले वहीं चला जाए, उसके बाद देखेंगे भाई खाने पीने का और मार्केट जाने का, है ना। तो इसलिए पहले यहीं जा रहे हैं, जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई है। उधर देखो भाई एक ये शिप सी भी खड़ी है, कमर्शियल शिप तो नहीं है, कुछ तो मतलब कर रही है ये देखो, या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या तेल निकाला जा रहा है शायद। वो देखो भाई पहुंच गए हैं इस पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हो जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू लगा हुआ है, तो ये यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। थोड़ा सा और पास चलते हैं भाई, उसके बाद दिखाऊंगा। और इस तरह के यहाँ पे ये बीच वगैरह भी बने हुए हैं भाई, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं काफ़ी और लोकल्स भी आते हैं यहाँ पे काफ़ी। थोड़ा सा सिटी के बाहर है ना, इसलिए। इसी से पहले जस्ट ये भाई पूरी पार्किंग बनी हुई है गाड़ियों के लिए, 2 व्हीलर के लिए, और इससे ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है। ये देखो इन्होंने ये बैरिकेड से लगा दिया रस्सी, और उससे तो बस इससे आगे पैदल ही जा सकते हो आप। अब यहाँ से हमें मोड़ के पार्किंग में लगानी है अपनी स्कूटी, यहाँ लगा देते हैं छाँव की छाँव में। फ्री पार्किंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ना भाई साइन बोर्ड्स इंग्लिश में तो मिलते ही है, लेकिन साथ में ना ये अलग सी लैंग्वेज लग रही होगी आपको, रुआ दो क्रिस्टो राय। तो ये एक्चुअल में पोर्टुगीज़ लैंग्वेज है, और इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे ये टूरिस्ट स्पॉट मेन क्यों है यहाँ की। तो भाई 16th सेंचुरी से तिमोर लेस्ते पे ना पोर्टुगीज़ का राज था, मतलब वो लोग यहाँ पे राज करते थे। लेकिन फिर उन्होंने अचानक से 1975 में आके बोला जी हम तो जा रहे हैं, अब टाटा बाय बाय, तुम्हें फुली इंडिपेंडेंस देते हैं हम, मतलब तिमोर लेस्ते को। लेकिन भाई जैसी ये बात सुनी, कुछ दिन बाद ही यहाँ पे इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया इन्वेजन करके। तो 1975 से लेके 2002 तक इंडोनेशिया का राज था इनके ऊपर। मतलब बेचारों को पहले पोर्टुगीज से आज़ादी मिली, तो फिर इंडोनेशियंस आ गए, और उस दौरान 2002 तक के दौरान यहाँ पे मतलब फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह बहुत कुछ सीन वीन हुए। देन फाइनली जाके 2002 में जो है वो तिमोर लेस्ते एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इसलिए इसको वर्ल्ड का एक यंग नेशन भी माना जाता है। और एशिया की बात करी जाए तो एशिया का सबसे नया देश है ये, सबसे यंग देश है, क्योंकि 2002 के बाद पूरे एशिया में कोई नया देश नहीं बना। हालांकि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे और देश बन चुके हैं 2002 के बाद। साउथ सुडान है, कोसोवो है, कोसोवो को मानते नहीं है कई, बट है ऐसे कई कंट्रीज़। तो ये सबसे न्यूएस्ट कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड की, बट एशिया की सबसे न्यूएस्ट है भाई। और लैंड एरिया वाइज बात करें ना, तो भाई वर्ल्ड की 153rd लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब लार्जेस्ट तो क्या बोलेंगे भाई, स्मॉलेस्ट कंट्री हो गई, बहुत छोटा सा देश है। टोटल लैंड एरिया है अराउंड 14,874 स्क्वायर किलोमीटर का। और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड भाई 13 से 14 लाख लोग पूरे देश में रहते हैं। जी हाँ भाई, 13 से 14 लाख पूरे ही देश में। कैपिटल सिटी इस देश की दिल्ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया DILI वाली ये दिल्ली है। और इसका लैंड एरिया है अराउंड 372 स्क्वायर किलोमीटर का। और यहाँ पर भाई अराउंड 3 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब सोचो आप भाई, 14 लाख की पॉपुलेशन में 3 लाख लोग तो इनके कैपिटल शहर में ही रह रहे हैं। वॉक के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और जगह जगह पे ऐसे बेंच भी बने हुए हैं रेस्ट करने के लिए। हालांकि कोई दुकान वगैरह नहीं है यहाँ पे पानी की या नारियल पानी वगैरह की, जो मेरे को एक्सपेक्टेड था शायद होगी। बाकी यार ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेतम, TETUM करके। और साथ ही साथ पोर्टुगीज़ भी है, क्योंकि कई साल तक जो है पोर्टुगीज़ ने राज किया। लेकिन उसके बाद जब इंडोनेशियन आए तो इसलिए यहाँ पे लोगों को इंडोनेशियन लैंग्वेज भी आती है। और साथ में इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है और समझ ही लेता है। मतलब इतनी फ्लुएंट नहीं है यहाँ के लोगों की, बट हाँ आप कॉन्वर्जेशन कर लोगे इंग्लिश में एज अ टूरिस्ट। बाकी अगर आपको पोर्टुगीज़ आती है तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर स्पेनिश आती है तब भी चल जाएगा काम। और इसके अलावा जैसे अपने इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है अलग अलग पार्ट्स में, उसी तरह से 30+ और लैंग्वेजेस भी है इस देश में, जो इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलते, बट हाँ मतलब देखने को मिल जाएगी आपको 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस। ये रोड तो इन्होंने बड़ी मस्त सी बना रखी है, बट यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ या स्कूटर लाना अलाउड है नहीं शायद से, क्योंकि अभी तक दिखा तो नहीं मुझे जाते हुए कोई भी व्हीकल। और भाई चलते चलते हम उल्टा बैक साइड में आ गए, तो मुझे लगा हम फ्रंट साइड में जा रहे हैं, पर घूम के बैक आ गया ये तो। और ये कहाँ तक है वॉक पता नहीं, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग जॉगिंग वगैरह करने आते हैं सुबह और शाम के टाइम पे। इस टाइम पे तो खाली दिख रहा है, सुबह सुबह आओगे सनसेट के टाइम तब दिखेगा। यार वैसे रोड होनी तो चाहिए, चालू ऐसा तो नहीं हो सकता। देखना इतनी चौड़ी सड़क बना रखी है, क्यों नहीं होगी चालू। और ये देखो भाई, ये बड़े बड़े से स्ट्रक्चर यहाँ भी लगा रखे हैं लहरों को रोकने के लिए, और मस्त काम भी कर रहे हैं। देख रहे हो, लहरें यहीं से टकरा के वापस हो रही है, ब्रिज तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो भाई इस तरह के नज़ारे हैं पूरे के पूरे। इतने देशों में ट्रैवल किया है भाई, कई ऐसी कंट्रीज़ देखी है जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है फिर भी साफ़ सफाई रहती है। कई ऐसी कंट्रीज़ देखी है जहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा दिखती है। और कई देश जैसे तिमोर लेस्ते है भाई, पॉपुलेशन भी कम है, और उस हिसाब से आप देखोगे जो इनका कैपिटल सिटी है, छोटा शहर होने के बावजूद 3 लाख की पॉपुलेशन है, जो कि ज़्यादा होती है।
बट यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है, जगह जगह पे डस्टबिन है, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो 25-30 कदम पे आपको एक डस्टबिन दिख जाएगा, इस तरफ या उस तरफ। तो मतलब कचरा तो कहीं है ही नहीं भाई, किसी ने कोई प्लास्टिक की बोतल, रैपर, अच्छा ये स्कूटर जा रहा है भाई, अलाउड है, हाँ, तो किसी ने भी कोई रैपर वैपर फेंक नहीं रखा। जो भी सब डालते हैं फिर अपना डस्टबिन में ही डालते हैं। और जब आप साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट देखते हो ना, तो आपके मन में भी खुद से आता है कि यार कचरा ना फैलाओ, डस्टबिन ढूंढ के डस्टबिन में ही डालो। हालांकि मैं तो मतलब ज़्यादातर देशों में यही करता हूँ, अगर मुझे डस्टबिन नहीं मिलता तो मैं अपने बैग में ही डाल लेता हूँ भाई कूड़ा, जो साइड में बोतल वाली पॉकेट होती है ना उसमें, और फिर होटल जाके अपना डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्यों गंदा करना जाके कहीं पे। बट कुछ आदतें होती है लोगों को, खाली इंडियंस ही नहीं भाई, मैंने चाइनीज़ लोगों को भी बहुत देखा है कूड़ा फैलाते हुए दूसरे देशों में, और भी कई देशों के लोगों को देखा है। अब मुझे नहीं पता भाई ये मतलब क्यों कोई देश साफ़ रह सकता है इतना और क्यों कोई इतना साफ़ नहीं रह पाता। लोगों की गलती है, सरकार की गलती है, मेंटालिटी की गलती है, मुझे नहीं पता। आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स में बताना कि एक देश क्यों कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी गंदा रहता है या साफ़ रहता है। बाकी भाई मछली भी पकड़ते हैं यहाँ पे लोग, सोचो किसी के कांटे में शार्क फंस जाए तो, वैसे शार्क आती नहीं किनारे तक इतना, बट यहाँ पे देख लो फिशिंग भी करते हैं, क्योंकि इनका फिशिंग का भी एक काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जब तक इनका तेल नहीं निकला था ना, उससे पहले। डस्टबिन देखना भाई, लोहे की जाली से क्या मस्त बना रखा है, पूरा मछली की शेप का, और मुंह खोल रखा है इसका कूड़ा डालने के लिए। पर निकालते कैसे होंगे, अच्छा इस तरफ से दरवाज़ा से है शायद कूड़ा निकालने के लिए, इधर कहीं से ही खुलता होगा, देख रहे हो। तो क्रिएटिविटी लगाओ तो क्या क्या हो सकता है। तो चलो भाई अब बात करते हैं जो हम जगह पे आए हैं, क्रिस्टो रे ऑफ दिल्ली की। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, जीसस क्राइस्ट का ये एक स्टैचू है जो एक पहाड़ी के टॉप पे बनाया गया है, और इस स्टैचू को आप नीचे से तो देख ही सकते हो, प्लस कुछ ट्रैकिंग करके ऊपर भी जा सकते हो। अराउंड 500-600 स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे, तो आप वो चढ़ के भी ऊपर जा सकते हो, और जो बेस पॉइंट है उस स्टैचू का, वहाँ तक पहुँच सकते हो। नज़ारे कुछ इस तरह से होते हैं, कहीं से मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। स्टैचू की जो हाइट है ना, वो अप्रोक्सीमेटली भाई 27 मीटर की है, और अगर आप इसके बेस को भी ऐड कर लोगे तो टोटल 34 मीटर की हाइट बन जाती है। इस स्टैचू को ना भाई 1996 में बनाया गया था, जब तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के कंट्रोल में था। उस टाइम के जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे ना भाई, उन्होंने तिमोर लेस्ते को ये स्टैचू गिफ्ट में दिया था। हालांकि इन्होंने लेने से मना किया था, क्योंकि इनका एक तरह से लड़ाई चल रही थी इंडोनेशिया के साथ कि हमारे देश को आज़ाद करो। बट क्योंकि ये स्टैचू जीसस क्राइस्ट का था, तो इन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था एट दी एंड। और एक फन फैक्ट भाई, ये स्टैचू ना एग्जैक्टली 27 मीटर का इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे इंडोनेशिया के 27 प्रोविंसेस थे, तो उसी वजह से 27 मीटर का गिफ्ट दिया गया। सोच रहे मतलब कितना लोग दिमाग लगा के चीज़ें करते हैं भाई दुनिया में। और ये स्टैचू ना भाई एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जीसस स्टैचूज में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है बट हाँ वन ऑफ दी है। ज़्यादातर लोग भाई सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम या शाम को 6-6:30 बजे सनसेट के टाइम पे आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो भाई इतनी गंदी गर्मी हो रही है कि यहाँ भी बैठा नहीं जा रहा, पसीने पसीने हो रहे हैं और धूप पड़ रही है, तो चढ़ने में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। ऊपर से पानी वानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, अपना लेकर आना खुद से। और वॉशरूम भी नहीं बने हुए नीचे, मैंने सुना ऊपर बने हुए एक जगह पे, पर नीचे कोई नहीं दिखे मुझे। तो हम तो अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं जा रहे भाई, लेकिन हाँ अपने ड्रोन शॉट्स वगैरह के माध्यम से पूरा स्टैचू अच्छे से देख लिया होगा। और क्या व्यू आता है भाई, सामने पानी का, और ऐसे बीच में सड़क बनी हुई है, और एक तरफ पहाड़ी के ऊपर ये स्टैचू है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि भाई अराउंड 97 या 98% जो यहाँ की जनता है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। तो क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी वजह से आपको जगह जगह पे चर्चिज़ और इस तरह के जीसस क्राइस्ट के स्टैचूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो भाई यहाँ से अब चलते हैं, रास्ते में कोई बीच दिखेगा तो रुक जाएंगे, वैसे तो हम नज़ारे लेते हुए आए थे। इसके बाद अब सीधा अपना खा पी के कुछ मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की, ताकि फ्रिज मैग्नेट ले सकें। भाई अब तो पूरा ही बंद कर दिया इन्होंने, सिर्फ 2 व्हीलर जाने की जगह है। पहले तो ये डंडा वंडा नहीं था, खाली रस्सी सी थी। और चलो जी टाटा बाय बाय करते हैं यहाँ से। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रंट व्यू वो है पानी के उधर, मतलब आप उस बोट से इसका फ्रंट व्यू देख सकते हो, वरना ड्रोन शॉट से तो मैंने आपको दिखाई दिया फ्रंट में कैसा है। और काफ़ी बड़ा स्टैचू है एक्चुअल में। भाई आज यहाँ से नारियल पानी मिल रहा है। डू यू हैव कोल्ड कोकोनट वाटर? हाउ मच? $1। $1 का भाई, एक लेके देखते हैं अभी कैसा है फिलहाल के लिए। भाई मांगा तो ठंडा था, अब ये तो ऐसे ही दे रहे हैं। चलो देखते हैं, क्या पता आइस क्यूब डाल दे इसके अंदर। $1 का तो ठीक है यार, 90 रुपये के हिसाब से कोकोनट वाटर। यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ लगा रखी है इन्होंने, टम्पू जैसी, वो जिसमें हमारे मतलब सामान वगैरह नहीं लोग डिलीवर करवाते, फ्रिज वगैरह छोटा सामान,
तो वैसे ही गाड़ी में चिप्स वगैरह बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं और नारियल पानी बेच रहे हैं। आइस तो नहीं है भाई इनके पास। ठीक है, मीठा मीठा सही है। मलाई ज़्यादा लग रही है मुझे इसमें, तो कटवा के ना एंड में वो भी खाएंगे जो मलाई निकलती है अंदर। ये देखो भाई, काटने के बाद कितनी तगड़ी मलाई निकल रही है। और इस तरह का चम्मच सा बना दिया इन्होंने, इसी से खाने को भी मिलेगा और निकालने को भी। क्या मस्त परात निकल रही है फरत। अपने वाला भी कटवा लिया भाई, इसमें भी अच्छी खासी मलाई है। अभी देखना चम्मच कैसे बनाएंगे। ये इसी का टुकड़ा नारियल का, उसको खुरेद खुरेद के चम्मच टाइप का बन जाएगा। ये देखो मस्त है ना एकदम। ये लो जी, रेडी हो गया अपना चम्मच। अब इससे खाएंगे हम मलाई तिमोर लेस्ते के नारियल की। दिस कोकोनट तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते का ही है भाई, इसलिए सस्ता है। बाहर से इंपोर्ट हो रहा था तो महंगा ही देते। तिमोर लेस्ते सॉन्ग 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 समझ नहीं आ रहा इनको, इंग्लिश थोड़ी दिक्कत है। यस यस। अब जैसे भाई रशिया वशिया जाओ, वहाँ पे जिमी जिमी गाना बड़ा फेमस है, लेकिन ये इंडोनेशिया वाली साइड, ये तिमोर लेस्ते में कुछ कुछ होता है, या कुछ होता है। ये वाला गाना बहुत गाते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ होता है। तो इंडिया को भी जानते हैं, बॉलीवुड को भी जानते हैं लोग। भाई ये यहाँ का एक पेट्रोल पंप है, और देखो गैसोलीना और गैसोइल, यानी कि वही पोर्टुगीज में लिखा हुआ है। तो भाई इसमें भी फ्यूल डलवाते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें हाफ के आसपास ही दी थी। तो दो डॉलर का डलवा लूँगा, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। $2 का भाई 1.65 लीटर आया है। $1.21 का है पर लीटर। तो भाई ये है यहाँ की दिल्ली टेस मार्केट, TAIS, इस तरह से दुकानें बनी हुई है। तो मतलब सोविनियर के लिए मैंने सर्च किया तो एक यही मार्केट दिखा रहा था, और तो आसपास कुछ दिखा नहीं रहा था। इस तरह की दुकानें भाई, टी शर्टें मिल रही है, मस्त बैग भी मिल रहे हैं तिमोर लेस्ते के, और ये फ्लैग लगा हुआ है इस तरह का। तो इनके पास तो नहीं है फ्रिज मैग्नेट। आगे चलते हैं, और फ्लोर देखो भाई, पत्थरों से बना रखा है पूरा, बिल्कुल प्रॉपर, जैसे वो विलेज वाली लोकल मार्केट होती है ना, वैसी टाइप की है। फ्रिज मैग्नेट्स किसके पास होंगे, पूछना पड़ेगा भाई एक बार। तो पहले एक चक्कर मार लेते पूरी मार्केट का, इनसे पूछे डू यू हैव फ्रिज मैग्नेट्स है तो भाई देखते हैं कैसे है। और भी काफ़ी चीज़ें है वैसे तो। ओनली दिस मोर, एक ही है क्या भाई? देखना भाई, मुर्गा या मुर्गी में से कुछ तो है ये। पर ये क्या बांध रखा है, इसके पैर में बांध रखा था कि भाग ना जाए। कपड़े वपड़े और इस तरह की मेटल की चीज़ें बहुत मिल रही है भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ है। बट अपने को फ्रिज मैग्नेट नहीं, उनके पास था, एक ही था मैग्नेट। मैंने कहा एक तो बड़ा प्लेन्स है भाई, 5-6 तो ऑप्शन दिखाओ कम से कम, तब तो मज़ा भी आए। देखो भाई, ऐसा लग रहा है घर भी यही है इन लोगों के, और दुकानें भी यहीं बना रखी है बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे ये पर्स मिल रहे हैं, एक अपनी बहन के लिए ख़रीद रहे हैं, और बोल तो $10 का रहे थे, बट एंड में आके 5 में मान गए हैं, तो 450 रुपये का इंडिया के। इन्हीं के पास भाई फ्रिज मैग्नेट भी है। पता नहीं यार, ऑप्शन नहीं है ज़्यादा ना, थोड़े बहुत ही है। देखो जैसे कि एक ये है, वो जो जीसस की मूर्ति दिखाई थी मैंने, और ये देखो इस तरह से तिमोर लेस्ते। दिस हाउ मच फ्रिज मैग्नेट? $12। ओ भाई साहब, एक मैग्नेट $12 का भाई, इतना क्या महंगा है? 1000 रुपये से भी ऊपर का मैग्नेट मिल रहा है, बहुत महंगा दे रहे हैं भाई सही में। तो इसमें भी डिस्काउंट करवाना पड़ेगा लग रहा है। तो भाई बैग और मैग्नेट $12 में दोनों दे दिए, यानी $5 का बैग है, $60 का मैग्नेट। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे महंगा मैग्नेट लिया मैंने यहाँ पे। बताओ, यूरोप में भी 3-4 यूरो में मिल जाता था, मैक्स टू मैक्स 5 यूरो में मिल जाता था, वही 450-500 रुपये। लेकिन यहाँ $60 का मतलब हुआ लगभग 600 रुपये का फ्रिज मैग्नेट, वो भी जरा सा। ये सब चीज़ें ना मेरे ख्याल से हैंडमेड है इनकी यहाँ पे ना। तो ये देखो ईयरिंग्स भी ऐसे हाथ से ही बनी हुई लग रही है तो मस्त चीज़ें, बट महंगी बड़ी है यार, पता नहीं क्यों ऐसा। ये कंट्री वैसे ओवरऑल महंगी है, होटल हो गए, टैक्सी हो गई, और स्कूटर ही देख लो भाई कितना महंगा लिया रेंट पे। बट ठीक है चलो, फ्रिज मैग्नेट लेना तो ज़रूरी था। इस तरह की मर्चेंडाइज ही ज़्यादा मिल रही है, बैग्स हो गए, पर्स हो गए। और ये देखो भाई, काफ़ी और दूसरे देश के भी लोग हैं, पर ज़्यादातर चाइनीज़ ही है, जैसे कि मैंने बताया टूरिस्ट। और मेरे को टूरिस्ट दिखे ही नहीं भाई इस देश में ज़्यादा, पता नहीं, वही है लीस्ट विजिटेड कंट्री भी है ये साउथ ईस्ट एशिया या एशिया में देखा जाए तो। काफ़ी कम लोग एज ए टूरिस्ट आते हैं इस देश में।
तो उस हिसाब से मतलब मेन जो टूरिस्टी जगह है वहीं पे भीड़ नहीं है, तो फिर और तो कहीं टूरिस्ट जाएंगे, है ना। 3-4 जगह है यहाँ घूमने की बस, उसमें भी लोग नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये तो सच ही है ना कि टूरिस्ट नहीं आ रहे ज़्यादा, और ये मार्केट भी ख़त्म होगी बस। जबकि भाई पूरे यूरोप के लिए ना इनका वीज़ा फ्री है, मतलब इनका जो पासपोर्ट है ना, हालांकि ये गरीब देश है बट इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है कि आप 90 से ज़्यादा देश इनके पासपोर्ट से फ्री ऑफ वीज़ा के जा सकते हो। इवन हम इंडियंस को, जो मतलब इतना बड़ा देश है, इकोनॉमी वाइज भी इतना बड़ा है, तब भी शेंगन वीज़ा लेना पड़ता है यूरोप में जाने के लिए, और इतना भाई इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मेरे को तो पता है, मेरा तो आज तक है रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी वाइफ का अभी अप्लाई किया था स्पेन का वीज़ा, रिजेक्ट हो गया था, जबकि सैलरी वैलरी सब कुछ ठीक थी जॉब वाइज, बट फिर भी भाई रिजेक्ट मार दिया। और सोचो इन देश के लोगों को यूरोप के लिए वीज़ा ही नहीं लेना पड़ता, ये आराम से वीज़ा फ्री यूरोप जा सकते हैं। तो क्योंकि यूरोप ने इनके लिए वीज़ा फ्री कर दिया, तो इन्होंने भी यूरोप वालों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। तो एज अ इंडियन अगर आप आ रहे हो तो $30 वीज़ा ऑन अराइवल देना पड़ता है स्टिकर वीज़ा के लिए। लेकिन कोई यूरोपियन पासपोर्ट वाला यहाँ आता है तो उसको वीज़ा भी नहीं लेना। स्टिल यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है भाई, वीज़ा फ्री होने के बावजूद भी। भाई घर देखो क्या मस्त लग रहा है। अपने इंडिया में भी कई लोग ऐसे बनाते हैं ना, रॉयल तरह के घर, थोड़े से पिलर वाले, वैसे यहाँ बना हुआ है। और इस तरह का आसपास का माहौल है पूरा, ये मतलब मार्केट के आसपास छोटी सी मार्केट है। उधर की साइड से घुसे थे भाई, और करते करते बस इधर से निकल गए। मतलब हार्डली 25-30 दुकानें होएगी, बट ग्रीनरी बहुत है क्योंकि आइलैंड है ना भाई, पास में ही समुद्र है, तो प्रॉपर हवा भी चलती रहती है। देखो कितने पत्ते हिल रहे हैं, और मस्त पेड़ भी है। लोगों ने रैप वैप खूब कर रखे हैं। और यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना भाई, ये तो चलो बड़ी बस है, एक छोटी बस चलती है यहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं, उसमें भी हर जगह भाई लोगों ने रैप कर रखे हैं अलग अलग। तो बड़ा ही कलरफुल और वाइब्रेंट सी कंट्री है। ओवरऑल तो अच्छा देश लगा, लोग भी अभी तक अच्छे ही मिले हैं, मतलब ऐसा कोई एग्रेशन वगैरह नहीं है लोगों के बीच में। तो चलो अब यहाँ से भाई चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, जो कि क्या है भाई, एक सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान। और वहाँ की क्या स्टोरी है वो वहीं जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि इतना बड़ा कब्रिस्तान मैंने तो किसी देश में अपने इंडिया में नहीं देखा जो यहाँ पर है। तो भाई यहाँ से एंट्री है, और देखोगे ना बाहर एक कुछ लिखा हुआ है 12 नवंबरो डी 1991। ये पोर्टुगीज में लिखा हुआ है 12 नवंबर 1991। क्या है स्टोरी अभी अंदर चल के बताता हूँ भाई। बस बहुत बड़ी सिमेट्री है, मतलब बहुत बड़ा भाई कब्रिस्तान है। अभी देखोगे ना अंदर घुसते ही दिखेगा आपको। ये देखो भाई, ये सारी की सारी जो भी है ये सब कबर है। तो अभी ना मैं ऊपर से ड्रोन शॉट मिलेगा शायद से, अपने नवंकुर भैया यात्री डॉक्टर, उन्होंने ड्रोन शॉट दिखाया था, तो उनकी वीडियो से ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर से आप देखोगे ना भाई, ऐसा लगेगा कि मतलब घर बने हुए हैं ये इतने सारे, बट एक्चुअल में पूरी के पूरे भाई कब्रिस्तान है, ये सब कब्रें हैं यहाँ पर। देख रहे हो भाई साहब, मतलब बहुत बड़ा है। ऊपर ड्रोन शॉट से ज़्यादा पता चलता है देखने में। बाकी नीचे भी देखोगे तो अलग अलग कलर्स की कवर है, और सबके वही नाम भी लिखे हुए हैं, कब से कब तक जिंदा थे। कोई 1981 में लिखा हुआ है, उधर देखोगे भाई अलग डेट है। तो ये सब, और एक और ख़ास बात भाई, यहाँ पे क्या है, कई लोगों ने मतलब जिनकी कबर है उनके फैमिली वालों ने कबर के ऊपर सोलर वाली लाइटें भी लगा रखी है। देखो सब कबर पे नहीं दिखेगी आपको, बट काफ़ी सारी कबरों के ऊपर है, ये दिख रही है ना। ये सब ना सोलर से चार्ज होती है दिन में, और रात के टाइम पे अपने आप जल जाती है। तो देख रहे हो, तो लोग आते हैं फूल वगैरह चढ़ाते हैं यहाँ पर। देखो कई जगह पे फ्रेश फूल रखे भी हुए हैं, ये भी रखे हैं शायद से। बहुत बढ़िया भाई, ये एरिया है काफ़ी, इधर काफ़ी एरिया है, इसके पीछे काफ़ी एरिया है, और ये बीच में कुछ तो बना हुआ है। तो भाई यहाँ की ना ये स्टोरी है, जैसे अपने इंडिया में आपने सुना होगा जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा मैसेकर किया था, मतलब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी लोगों के ऊपर। तो उसी तरह से ना 1991 में यहाँ पर मैंने आपको बताई था स्टोरी कि इंडोनेशिया का राज हुआ करता था। तो इंडोनेशिया के जो सोल्जर्स थे ना, वो उनसे बचने के लिए मेरे ख्याल 250 के आसपास लोग इस सिमेट्री के अंदर आ गए थे छुपने के लिए, और इंडोनेशियन सोल्जर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। तो यहाँ पर 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी उस टाइम पे। तो ये सिमेट्री पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट उसके बाद 250 लोगों की डेथ हुई, तो सबकी कब्र जो है वो यहीं पर ही है। मतलब 250 से तो बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ कब्रें, बट ये पहले की है सिमेट्री। ये देखो भाई, कई लोगों ने फ़ोटो भी लगा रखी है। जोसे लुइस लेमोस मेंडेस मोटा, 1960 से 2003 तक। तो है भाई, काफ़ी बड़े स्केल की कब्रिस्तान है। मतलब मैंने इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं देखा किसी भी देश में जाके। तो चलो भाई चलते हैं। वैसे तो ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बट मैंने सुना इस कब्रिस्तान के बारे में कि इतनी बड़ी है, तो मैंने कहा चलो जाए, खुद भी देखे और आपको भी दिखाए।
ऐसी जगह वैसे घूमने के लिए होती नहीं है, बट ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से। भाई छोटी से लेके बड़ी सब साइज़ की कवर है, तो चलो निकलते हैं। और ये जो डेट लिखी है 12 नवंबर 1991, उसी टाइम पे ये पूरा मैसेकर हुआ था यहाँ पे, मतलब फायरिंग करी गई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ 250 लोगों की मौत हुई। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मेमोरियल दो मैसेकर दी सेंटा क्रूज, मतलब इसका जो कब्रिस्तान है इसका नाम है सेंटा क्रूज सिमेट्री। अब जा रहे हैं भाई यहाँ से हम दिल्ली शहर के या शायद तिमोर लेस्टे के सबसे बड़े मॉल में, जिसका नाम है तिमोर प्लाजा। पास ही है, मतलब हमारा जहाँ होटल है ना, इसी के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ये सब चीज़ें है। बस वो जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी ना, वो 7 किलोमीटर दूर थी, बाकी सब कुछ आसपास है। तो प्लाजा होटल की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल आपको भाई टैक्सी तो लेनी पड़ेगी 2-2.5 किलोमीटर के लिए भी। बेटर है स्कूटर रेंट पे ले लेना, उसी से पूरा शहर एक दिन में आप नाप लोगे। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं घूमने का, क्योंकि पूरे देश में शायद एक ही एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट ये वाला, और इसके अलावा कोई बड़ा शहर भी नहीं है ऐसा घूमने लायक जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाते हो। तो ज़्यादातर जितने टूरिस्ट आते हैं वो सब इसी शहर में आते हैं, तो यहीं पे ही आपको 2-4 घूमने की जगह मिलेगी। तो अब चलते हैं यहाँ से तिमोर प्लाजा में, वहाँ देखते हैं कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा तो ठीक है, वरना वो जो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट बताया था वहाँ तो जाएंगे। तो भाई ये है देखो यहाँ की मिनी बसेस, जो एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ का। ये देखो भाई ये पिंक कलर की जा रही है, तो ये बेसिकली $0.5 $1 ऐसे चार्ज करते हैं, और लगभग हर जगह जाती है। ये देखो नंबर लगे हुए ना, 5 नंबर ऐसी, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, तो ये अलग अलग रूट है। मतलब यहाँ का ये बस है एक तरह से, पर है छोटी, इसमें 10-12 लोग ही आ पाते होंगे। तो इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। ये देखो भाई यहाँ का कितना बड़ा चर्च या कैथेड्रल है। तो जैसे कि मैंने बताया भाई 90 से ज़्यादा % यहाँ पे जो आबादी है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है, तो इसलिए आपको जगह जगह पे चर्चेज ऐसे दिख जाएंगे। और इसका नाम है कैथेड्रल दी दिल्ली, मतलब मेन कैथेड्रल होगा ये शायद शहर। बाकी भाई फॉर्चुनर और लैंड क्रूज़र बहुत होते हैं यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे ना लोग अमीर बन रहे हैं यहाँ के, जब से ऐसे तेल वेल निकला है ना, तो काफ़ी लोगों ने फॉर्चुनर लैंड क्रूज़र वगैरह खरीद रखी है। वैसे ओवरऑल देखा जाए जीडीपी के मामले में देश गरीब ही है, पर मुझे लग रहा है इनके हालात ना सुधर जाएंगे धीरे धीरे, अगर तो ऑस्ट्रेलिया कोई घपला नहीं करता। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ का जो तेल है ना वो निकलवाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो भाई मशीनरी वगैरह है नहीं ये सब निकालने की, तो ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ कट होगा उसमें। अब ऑस्ट्रेलिया अगर जो बात तय हुई होगी उसके हिसाब से अच्छी कंडीशन हुई, तो ये देश धीरे धीरे अमीर हो जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे लेवल का तेल निकला है। ये भाई यहाँ का एक चौराया है, और मतलब मेन एरिया ही कह सकते हो आप, आसपास का है ये सारा। तो भाई वो मॉल आने ही वाला है, और इस वाले एरिया में ना काफ़ी डेवलपमेंट है, मतलब मेन दुकानें देखो, आईफोन वगैरह की भी दुकानें हैं, तो काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह है यहाँ पे। मतलब ये देखो ना कितनी भीड़ हो रही है भाई, प्रॉपर मार्केट है, ऐसा लग रहा है किसी सेक्टर 14 की मार्केट में आ गए हुए गाँव के। काफ़ी सारे स्टोर है रोड के दोनों तरफ। तो ये आ गया भाई तिमोर प्लाजा, अब रोड क्रॉस करके जाना है बस उस तरफ, काफ़ी बड़ा है मॉल। ये देखो भाई क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है ना, तो देखो रेड लाइट वगैरह तो हर जगह है, और लोग रूल फॉलो भी करते हैं, इसलिए ट्रैफिक भी लगा पड़ा है देखो ना। और वो है सामने मॉल भाई, पार्किंग बस 2 व्हीलर की अलाउड हो, ऐसा ना हो कि गाड़ी की पार्किंग है खाली। भाई ये मॉल के बाहर ही सबने स्कूटी लगा रखी थी, तो यहीं पे हमने भी लगा दी। अब यहाँ से एंट्री लेते चल के। वैसे तो इस कॉम्प्लेक्स का जो क्लोजिंग टाइम है वो रात के 9 बजे लिखा हुआ है, बट पता नहीं, मुझे तो लग रहा है बंद बंद सा पड़ा है, 1-2 दुकानें खुली हो। पार्किंग वैसे अंदर भी है भाई, ये देखो गाड़ियों वगैरह की, और ये लिखा हुआ है तिमोर प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ से एंट्री लेंगे। आधी दुकानें तो बंद है या आधी चढ़ी नहीं अभी, देखो कमिंग सून। हालांकि बुर्गर किंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो देखते अगर बुर्गर ही मिल जाए कोई वेज में तो बढ़िया है। इधर भाई मोबाइल की दुकान है और सिम कार्ड वगैरह मिलती है। अच्छा ये तो वही है भाई तिमोर टेलीकॉम एयरपोर्ट भी दिखा इनका। बाकी ये सब बंद सा पड़ा हुआ है यार, पता नहीं बंद हो गया या ये खुलते ही नहीं है, कह नहीं सकता। बट आधी दुकान तो बंद पड़ी है, ये देखो यहाँ भी बंद पड़ी है। इन्फोसिस, अच्छा जी नाम भी क्या मस्त चूज़ करा है। बाकी फ़ोन देखो मिल रहे हैं भाई ओप्पो के, रेनो A5 A6 सब चाइनीज़ ब्रांड यहाँ मिल रहे हैं भाई, गाड़ियों के हो चाहे इसके हो। और इस तरह से ये सारे शोरूम हैं। तो बर्गर किंग इस फ्लोर पे तो नहीं है, देखते हैं किस फ्लोर पे मिलेगा अपने को। और यार बंद हो गया सारा कुछ, ये क्या चक्कर है बताओ। ये स्टारलिंक अभी तक इंडिया में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है भाई। भाई साहब मैं तो चाहता हूँ इंडिया में आए, मेरे को स्कॉर्पियो के ऊपर लगवाना है अपने, ताकि मस्त इंटरनेट मिले कहीं भी जाओ। चाइनीज़ लोगों ने ना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है भाई यहाँ तिमोर लेस्टे में, स्पेशली इस दिल्ली शहर में। मतलब इनकी दुकानें हैं इतनी सारी, सुपर मार्केट्स हैं इनके,
इस मॉल में भी कई दुकानें नाम से ही पता चल जाता है कि चाइनीज़ लोगों की होगी। भाई देखना सब कुछ ही बंद पड़ा है यार, पता नहीं क्यों। हम तो 7 बजे पहुंच गए, लेकिन नीचे ये रेस्टोरेंट सा खुला है, शायद बर्गर किंग यही होगा, तो नीचे चल के देखते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि MI वगैरह के बोर्ड लग रहे हैं, स्पोर्ट्स की दुकान है, बट सब कुछ बंद ही पड़ा है। एक वही दुकान खुली मिल रही है, वहीं चलते हैं। ये यहाँ का ना फूड कोर्ट है, तो मल्टीपल दुकानें हैं, टी टाइम हो गया और भी है, बस वही है, बंद पड़ी है। एक दो जो खुली है, देखते हैं कुछ मिलता है तो अपने लायक। भाई कुछ भी नहीं है यहाँ तो, सब कुछ ही बंद पड़ा है। वो सामने बर्गर किंग दिख गया है, उसी में मिलेगा अब तो जो मिलेगा। कॉफ़ी के काफ़ी सारे स्टोर है, देखना ये कितना बड़ा भाई, पूरा कॉफ़ी का ही है। और ये रहा बाकी बर्गर किंग। बाकी तिमोर प्लाजा के नाम से ही होटल और अपार्टमेंट्स भी है भाई, ये ऊपर पूरे कमरे हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। पर ये मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपये पर नाइट का है, तो काफ़ी महंगा है ये। हमारे वाला ही 6,500 रुपये पर नाइट पड़ा। तो भाई एक तो इनके पास वेज ऑप्शन मिल गया, ये 14 नंबर वाला सलाद बर्गर। इसमें हमने बोल दिया बस, मतलब प्याज टमाटर यही सब आएगा, और शायद आलू की टिक्की भी लग रही है मुझे तो देखने में, होंगी कि नहीं पता नहीं। पूरा व्लॉग खत्म होने को है भाई, और तिमोर लेस्ते का मतलब ही नहीं बताया मैंने। एक्चुअल में इसका एक और नाम है ईस्ट तिमोर करके। तो जो तिमोर वर्ड है ना, उसका मतलब भी ईस्ट ही होता है। जी हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो ईस्ट कंट्री का नाम ही ईस्ट है। तो इन शॉर्ट बोला जाता है कि जो तिमोर आइलैंड है, इसका ईस्ट साइड में ये पड़ती है कंट्री, इसलिए ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते बोला जाता है इस कंट्री को। और यहाँ की ना कॉफ़ी भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो मतलब वर्ल्ड में काफ़ी फेमस मानी जाती है कॉफ़ी। तो देखेंगे किसी दुकान पे अगर कोई बैग मिल गया ना कॉफ़ी का, तो इंडिया लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई जब वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी है तो एक बैग ले जाना तो यहाँ से बनता है। बैग मतलब कट्टा नहीं, छोटा सा बैग है। लो भाई ये आ गया वेज बर्गर। अभी के लिए ना एक ही लिया है, पहले टेस्ट करेंगे, अच्छा लगा तो खाएंगे। और साथ में फ्राइज़ आ गए, केचप आ गई और 2 कोक। क्या नहीं चलती है यहाँ पे तो ना। तो भाई इसमें आलू की टिक्की नहीं, अनियन रिंग्स डाली हुई है और चीज़, तो मेरे ख्याल तो ठीक ही होगा टेस्ट फिर तो। एक भाई ये चॉकलेट संडे ले लिया है $2 का। टोटल जो पहले बिल आया था वो आया था $16, जिसमें 2 बर्गर, 2 फ्रेंच फ्राइज, 2 कोक ये लिया था हमने। तो उस हिसाब से देखा जाए भाई 1500 रुपये में 2 बर्गर की मील आ रही है, जो कि बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वाले बर्गर किंग से। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। कुछ खुला नहीं मिला खास, ना मैं कुछ दिखा पाया इस मॉल में, कुछ था ही नहीं भाई। मतलब स्टोर खुले भी होते तो 2-4 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ही थे, और कुछ तो नहीं था यहाँ पे। क्या बंद कर दिया गया यहाँ भी? भाई जहाँ से आए थे इन्होंने तो शटर वटर सब बंद कर दिए। अब बाहर जाके घूम के जाना पड़ेगा हमें काफ़ी लंबा। नाइट लाइफ वगैरह तो भाई इस देश में कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सब कुछ तो भाई 7-8 बजे ये बंद करने लग रहे हैं। मतलब मॉल बंद हो रहे हैं 7 बजे, तो फिर क्या ही खुलता होगा रात में। तो एक सामने भाई मे मार्ट करके सुपर मार्केट है, ये खुली हुई है। तो चलो यहाँ पे कुछ प्राइजेस देखते हैं चीज़ों के, कि खाली टूरिस्ट के लिए महंगाई कर रखी है या लोकल लोगों के लिए भी सब कुछ महंगा है। इधर ही भाई सैलून भी है। वैसे मुझे बियर्ड कट करवानी तो है, बट देखता हूँ अगर ठीक ठीक प्राइस होगा तो करवा लूँगा, वरना रहने दूँगा। ये देखो भाई गार्नियर और निविया के फेस वॉश मिल रहे हैं। छोटे वाला है ये $2 का, मतलब 170-80 रुपये का, 180 का ही हो गया। अब 90-95 का डॉलर मिलता है लगभग। तो ये इंडिया में कितने का बताना मुझे कमेंट्स में। यहाँ पे 180 रुपये का है ये छोटा 50 ml का। ये देखना भाई कान साफ़ करने वाला मिल रहा है ये $1 का, यानी कि 90 रुपये का। इंडिया में ये 15-20 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलता होगा बाज़ार में अगर लोगे तो, है ना। अच्छा जी भाई सत्तू भी मिलता है यहाँ पे, लिखा तो असत्तू है क्या चीज़ पता नहीं भाई। है तो भाई काफ़ी बड़ी सुपर मार्केट, नॉन वेज भी सब कुछ मिल रहा है यहाँ। फ्रोज़न देखो, है ना, उधर भी सारा पर्स वगैरह ये सब भी मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही भाई जो मैं इंडिया से कंपेयर करके आपको दिखा सकूँ। नूडल्स भी, मैगी तो होगी नहीं यहाँ जो पता लगेगा अपने को। वो देखता हूँ चावल और चीनी नमक ये सब क्या रेट है भाई। अपने इंडिया की तरह यहाँ भी खाते हैं लोग ये चटपटी मसाले वाली किशमिश ड्राई फ्रूट्स वगैरह। हालांकि ये कोई चाइनीज़ ही ब्रांड लग रहा है मुझे तो देखने से। बाकी देखना कितनी चीज़ें, नारियल की गोली भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई मेन तो आए थे हम कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी अपने को मिल गई है। ये तो ऑर्गेनिक अरेबिक कॉफ़ी है, लेकिन ये यहाँ की कॉफ़ी है ये शायद से, देखो लिक्विया तिमोर लेस्ते, तो यहीं की फेमस है ये तो बड़ा हो जाएगा पैकेट, छोटा ले चलते हैं थोड़ा ये वाला। कितने ग्राम है? 250 ग्राम है ना, और $8 का है 500 ग्राम वाला, और $4.25 का है 250 ग्राम, यानी कि लगभग 350-400 रुपये का है 250 ग्राम कॉफ़ी का पैकेट। तो एक ये खरीद लेते हैं। चीनी और नमक दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख रखा है ये भाई। मेरे हिसाब से दाल है क्या काली वाली, क्या चीज़ है ये? प्राइस तो लिखा है लगभग $1.94, 0.6 ग्राम, 640 ग्राम। है क्या चीज़ ये नहीं पता, लिखा नहीं ढंग से। ये क्या भाई, चावल है? हाँ राइस है ये। राइस मिल रहा है 1.77 का 1 किलो, यानी कि लगभग भाई 150 रुपये किलो चावल है ये वाले।
बासमती भी नहीं है। 150 रुपये इंडिया में तो इतने क्रेजी वाले चावल मिल जाते हैं बढ़िया। होम अप्लाइंसेस भी है भाई, $12 की ये प्रेस है, यानी इंडिया के 1000-1100 रुपये की। ये $15 की है, $13 $14, मतलब वही 1100-1200 रुपये के रेंज में है ये सारी प्रेस। चीनी तो मिल गई भाई, 5 किलो का है ये पैकेट, ये देख लो $60 का, यानी 350 रुपये की 5 किलो चीनी मिल रही है। और इस तरह के छोटे छोटे पाउच भी है यहाँ पे। फिर ये शायद ब्राउन शुगर होएगी जहाँ तक मुझे पता है। तो चीनी का रेट इंडिया में क्या आप बताना मुझे ज़रा। बाकी जी बियर भी देख लो, एक तो ये ब्रांड है ABC एक्स्ट्रा ट्राउट करके, और ये है बिनतैंग, पता नहीं आसपास की होगी, कहीं वियतनाम की लग रही है मुझे बिनतैंग। तो ये मिल रही है भाई $1.4 पर कैन, यानी इंडिया के 120 रुपये का एक कैन है। अब इंडिया में कितने का आई डोंट नो। बाकी यहाँ पे भाई दूध भी मिल गया, दूध का भी आपको बता देते हैं। ये है लो फैट वाला मिल्क, 1 लीटर 1.65, 150 रुपये का लीटर मिल रहा है। 1 लीटर दूध 150 रुपये भाई, इंडिया के बहुत महंगा है ना। और ये वाला है भाई फुल क्रीम वाला मिल्क, जो हम इंडिया में भी लेते हैं, अमूल का फुल क्रीम, एंकर कंपनी का यहाँ। और ये है भाई 1.95, यानी 180 रुपये का 1 लीटर दूध है भाई, बहुत ही महंगा है यहाँ तो इस हिसाब से, है ना। बियर बताओ सस्ती लग रही है मुझे तो दूध से। हमारा भाई अभी अभी घर बना है, ये एग्जैक्ट सेम प्लांट, इतनी हाइट का, यही वाला मॉडल हमने अभी इंडिया में भी लिया है। ये फेक प्लांट है, यहाँ देखते हैं कितने का है, अगर टैग लगा होगा तो। भाई ये देखो, ये टैग लगा हुआ है, कहाँ लिखा है 45, ये लिखा है भाई $45 का, ये लगभग 4000 रुपये का है ये वाला प्लांट। ठीक ही है फिर तो यार, इंडिया में भी मैंने इतने का ही लिया था, 3500 रुपये के आसपास, कीर्ति नगर से। तो इसमें तो इतना फ़र्क है नहीं। ये 16 इंच का बॉल वाला पंखा अपने वहाँ हेवल्स का भी आता है, यहाँ पे है $35, यानी $3200 के आसपास। इंडिया में मेरे ख्याल 2200-2300 का शायद, डिपेंड करता है खैर मोटर कितनी लगी हुई है इसमें। बट इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे सेम ही लग रहे हैं, ज़्यादा फ़र्क लग नहीं रहेंगे। और यहाँ में ये राइस कुकर देखो, हर तरह के। घड़ियाँ बड़ी सस्ती है भाई, ये वाली सिर्फ $4.25 की है, यानी इंडिया के 350 रुपये। ये देखो केले वाली घड़ी, ये महंगी है थोड़ी सी, 700 रुपये की। बाकी भी इस तरह की कप केतली बनी हुई है, 600 रुपये की घड़ी। ये सब भाई चाइना से ही आया हुआ माल है, इसलिए सस्ता लग रहा है। ये देखना छोटा सा ये प्लास्टिक का वॉश 1.75, 150 रुपये का, बताओ। तो चाइनीज़ आइटम है इसलिए सस्ते है। वैसे दूध वगैरह देखोगे तो महंगा ही है यहाँ पे। ये वाला भाई कोक और स्प्राइट का कैन मिल रहा है $1 का, 250 ml का, यानी 95 रुपये का। ये भी बहुत महंगा भाई, मेरे ख्याल ऑलमोस्ट डबल ही रेट है इंडिया से, है ना। पानी तो सस्ता है भाई, 1500 ml यानी 1.5 लीटर की बोतल है, $8.5 की। इंडिया के लगभग 45 रुपये में 1.5 लीटर मिल रहा है। ठीक ही है ये। 1 लीटर तो इंडिया में भी 20 रुपये का है, तो उस हिसाब से 30 रुपये वैल्यू होनी चाहिए इंडियन करेंसी में, पर 40-45 में भी महंगा नहीं है सच। छोटी बोतलें बाकी $0.2 की है। एक ले लेते हैं पानी की, वहाँ बोतल की जरूरत पड़ेगी। इतने टाइम से मैं ज़्यादातर बाहर ही घूमे जा रहा हूँ ना, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा हो गए मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडिया जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए जाता हूँ, तो मुझे इंडियन प्राइजेस भी अभी कुछ खास पता नहीं है। तो आप ही बताना भाई, कंपैरिजन करके मैं यहाँ के आपको बताता जाता हूँ। भाई ये देखना, मूली नहीं मूला लग रही है, तो इतनी मोटी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। फॉर्चून जापान टोफू, अच्छा ये तो वो है। तो यहाँ ना पनीर नहीं मिलता, हर जगह टोफू मिलता है। ये देखो इस तरह का, इसका भी रेट आप देख लो। बाकी कुछ सब्जियाँ यहाँ पे, टमाटर मिल रहे हैं जी $2 प्रति किलो, यानी कि लगभग 180 रुपये के 1 किलो, और वो भी सड़े हुए हैं बिल्कुल। ये ड्रैगन फ्रूट देखो भाई, जब सीज़न नहीं भी होता ना इंडिया में, 100 रुपये में मिल जाता है ब्लिंकिट पे 1 पीस। और यहाँ देखना $5 का 1 पीस, 450 रुपये का। नहीं गवावा का है ये तो, ड्रैगन फ्रूट का नहीं है, गोवावा का है। इसका नहीं लिखा। बाकी देखो गाजर भी है, अलग अलग फल फ्रूट। नींबू देखो कितना बड़ा है भाई, कितने का ये, $3.5 का 1 किलो, यानी 320 रुपये किलो नींबू। अंडे देख लो भाई कितने, 10 पीस है ये, और है $1.5, यानी 120 रुपये के। तो वही 12 रुपये का एक अंडा है। इंडिया में मुझे नहीं पता अभी क्या रेट चल रहा है, वो भी आप बताना। इधर बाकी मक्खन की भी टिक्की है भाई, फ्रेंच बटर है ये नॉर्मल एंकर का बटन है, हाँ न्यूजीलैंड का। तो इसका रेट भी देख लो भाई, 100 ग्राम की टिक्की है 180 रुपये की इंडिया के। 150 ग्राम की है, अच्छा वो तो चीज़ है मोज़रेला, हाँ 200 ग्राम की है $6.75 की। ये देखो लगभग 650 रुपये का 200 ग्राम। ये भी आप बताना इंडिया में सस्ता है या महंगा है। प्याज और देख रहा हूँ कहाँ पे है, प्याज का आपको रेट बताता हूँ और फिर चलते हैं। भाई फ्रेश ब्रेड भी मिल रही है, और ये पर्पल कलर की है, पहली बार देख रहा हूँ पर्पल ब्रेड, बताओ। बाकी पाव भाजी के लिए पाव भी मिल रहे हैं भाई, अपने पास रेडी टू ईट वाली भाजी है नहीं, वरना ये ले जाके सेक सकते थे। कितनी तरह की ब्रेड्स है। ये रे भाई प्याज लाल वाले भी हैं और वाइट वाले भी हैं। रेट है 1.25 पर केजी, यानी लगभग 110 रुपये किलो। और आलू है ये है लगभग 120 रुपये किलो।
तो इस तरह से भाई सब्जियां वगैरह मिल रही है, तरबूज भी मिल रहा है। ये रहा भाई। वैसे तो यहाँ की कोई करेंसी थी नहीं, मैंने आपको बताया था US डॉलर ही चलते हैं, बट जो सिक्के हैं ना भाई, मतलब आधा डॉलर और $1 उन्हें बोलते हैं जैसे 50 सेंटावोस यानी 50 सेंट्स आधा डॉलर, और ये 100 सेंटावोस मतलब 100 सेंट्स यानी कि $1। तो ये यहाँ की एक तरह से करेंसी है, क्योंकि पीछे देखो लिखा भी हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे, 2017 में बना है। चलो यहाँ की भी करेंसी अपने कलेक्शन में आ गई है सिक्के के फॉर्म में। वैसे तो देखा जाए भाई देश सेफ ही है, रात के इस वक्त 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, लोग भी घूम ही रहे हैं, चहल पहल है इतनी तो, और वैसे भी सेफ फील हो रहा है, सच कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा गरीब देश है, धीरे धीरे अमीर बन जाएगा, तेल निकल चुका है क्योंकि इनका, तो बढ़िया सीन हो गया भाई। जिस गेट से एंट्री ली थी इन्होंने तो ये भी बंद कर दिया, हमारी स्कूटी खड़ी है बाहर बोरी वाइट कलर की, हम कैसे जाए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा भाई, गेट खोलो हमें बाहर जान दो भाई। ये तो कह रहे हैं यहाँ से नहीं है एग्जिट, घूम के जाओ, वहाँ से पूरा बाहर आना पड़ेगा। थकवा रहे हैं तो बताओ हमें। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है भाई, सैटरडे नाइट मार्केट लगती है एवरी सैटरडे यहीं पार्किंग लॉट में, इस वाले मतलब इस तिमोर प्लाजा के पार्किंग लॉट में। तो आज तो सैटरडे नहीं है, 5 से 10 के बीच में अगर कोई आता है सैटरडे को तो आप आ सकते हो भाई। देखो ना खाली सड़क है, फिर भी कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ रहा, सब लोग वेट करते हैं, देख रहे हो। जबकि कहीं पे भी पुलिस वाले नहीं दिखे भाई मुझे, तो सुबह से घूम रहा हूँ, एक जगह भी पुलिस वाले नहीं दिखे। जी ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियन खाना मिलता है, ताना मीना रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड। तो यहाँ से कुछ पैक करवा लेते हैं रात के लिए अपना, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई डिलीवरी ऐप तो चलती नहीं है मंगवा सके। तो आज तो अंदर भी बैठने का है जुगाड़, ये देखो, पर हम तो खाली ऑर्डर करेंगे और निकल लेंगे। अच्छा बुफे भी चलता है क्या कुछ, ये देखना भाई, समोसे समोसा डोसा वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, बिरयानी और परांठे इस तरह से। तो जी ये है मेन्यू, देख सकते हो आप, चिकन में चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का वगैरह वगैरह, फिर वेज पुलाव भी है, और वेज सब्जी देखे तो पहले समोसे देख लो, स्नैक्स में पकोड़े हैं, अनियन डोसा, मसाला डोसा, वेजिटेबल बीन्स में भी आलू गोभी, आलू मटर, भिंडी मसाला, आलू बैंगन, सब सब्जी है लगभग इनके पास, और नान वगैरह भी है। तो ठीक ही है, प्राइजेस भी देख ही सकते हो अपने सामने। तो भाई 10 बज चुके हैं, अपना खाना वाना लेके निकलते हैं होटल, 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से, और स्कूटर में ही जाना है। और जैसे कि मैंने कहा मुझे तो ज़्यादातर ये जगह सेफ़ ही लगी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट नवंकुर भाई है ना, उनकी वीडियो में एक इंडियन थे यहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि 2016, 17, 18 के टाइम पे काफ़ी अनसेफ माना जाता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे 2 गैंग्स वगैरह होती थी, उनके बीच में क्लैशेस होते रहते थे। और स्पेशली पता है वो लड़ाई किससे करते थे, भाले से। जी हाँ भाई, बंदूक नहीं, भाले चलते थे यहाँ पे रात के टाइम पे। और भाला ऐसा होता था कि एक बार अगर आपके शरीर में घुस गया और अगर आप उसको बाहर निकालने लगो तो अंदर से ना उसका मुंह खुल जाता था। तो जैसे ही आप एरो बाहर निकालोगे मुंह खुल जाएगा और पूरा सब कुछ लेके बाहर आ जाएगा एरो। तो इतने बुरे हाल थे उस टाइम पे, रात को निकलना सेफ नहीं था। अब मुझे बाकी पता नहीं, इंटरनेट पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं इस रिगार्डिंग, बट उन्होंने बताया था उस वीडियो में, तो मैंने कहा आप तक ये शेयर कर दी जाए। फिलहाल आज के टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो जो गैंग्स वैंग्स थी वो भी सब खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल सेफ एनवायरनमेंट है 2026 में। बाकी 16, 17 और 2006 और 2008 में तो काफ़ी दंगे वगैरह भी हुए थे यहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ों को लेके। तो अब वैसा कुछ नहीं है। अभी एक अपने सब्सक्राइबर मिले थे गुजरात से ही, तो वो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं भाई मेडिकल की। तो मैंने पूछा कितने की मेडिकल वगैरह होती है, क्योंकि वो बता रहे थे 600 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सोचो भाई, 1,40,000 तो पूरे देश की आबादी है, उसमें से 600 इंडियन स्टूडेंट्स है जो पढ़ने आए हुए इस देश में, जिसका नाम ही नहीं पता आधे से ज़्यादा दुनिया के लोगों को। तो वो बता रहे थे यहाँ पे मेडिकल ना 30-35 लाख रुपए में हो जाती है, जो इंडिया में लगभग 1 करोड़ तक भी पहुँच जाती है भाई किसी को डॉक्टर बनना अगर। तो रशिया भी सस्ता है, कजाकिस्तान सस्ता है मेडिकल के लिए, और तिमोर लेस्टे भी सस्ता है। बट यहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता क्यों आना जाएगा, क्योंकि वो हमसे भी पूछ रहे थे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने कहा ठीक था, हम तो एक ही दिन थे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने आज तक किसी इंडियन से अच्छा नहीं सुना कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा गया। वो एक तो ज़्यादा घूमने फिरने का कुछ है नहीं, देखने का कुछ है नहीं, बस नाम की कंट्री है, और हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप लग जाएगा एक्स्ट्रा। हम तो इसलिए आए थे भाई कि बाली आ रहे हैं तो यहाँ भी चले जाएंगे, 2 घंटे की तो फ्लाइट है बाली से, है ना। बाकी ओवरऑल देख लो भाई, आपको आना चाहो आ जाना। फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ की, और 1-2 दिन से ज़्यादा रहना यहाँ पे वर्थ इट भी नहीं है। तो सब कुछ आपका डिसीजन है भाई। ख़त्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।